मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है। बहुत सारी परीक्षाएं चल रही हैं जिसकी डेटें आपको मालूम है। उसी में आपका जो है परीक्षा बीएड का जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा है अथवा लेखपाल की परीक्षा दोनों लगी हुई हैं। बीएड की परीक्षा आपकी जो है आगामी 6 जुलाई को होने जा रही है। तो उसमें जो है आपका हिंदी के लगभग 50 प्रश्न आएंगे। वो 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपको मेरिट में स्थान बना सकते हैं। आपके जो है चूँकि हिंदी सरल है, लेकिन उसमें अगर आप गलत कर देंगे तब आपका जो है स्कोर कम हो सकता है। तो हिंदी को बहुत हल्के में न लें, उसको बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसलिए हम लेके आए हैं हिंदी यूपी बीएड लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हम कराने जा रहे हैं आपको, उसमें आपको देखना है क्या क्या चीज़ें मुख्य हैं जिस पे बहुत फोकस करना है हमें, उसको ज़रूर, क्योंकि वहाँ से प्रश्न सरल हैं लेकिन वहाँ से गलत ना होने पाएँ। ऐसे प्रश्नों को हम गलत नहीं करें, तब जाके हम जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। चूँकि वर्णमाला है, वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, रचनाएं, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वर्णमाला से 1-2 प्रश्न, संधि से 1-2 प्रश्न, समास से 1-2 प्रश्न, अलंकार से 1-2 प्रश्न, रचनाएं, कवि की रचनाएं कौन सी हैं इससे प्रश्न बनते हैं। विलोम से प्रश्न बनते हैं, पर्यायवाची से एकार्थी शब्द बनते हैं, मुहावरे, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध। तो इस तरह जो है ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं हिंदी में जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनको आप जो है ज़रूर एक बार रिवीजन ज़रूर करें, एक बार प्रैक्टिस करें, जो कि हम प्रैक्टिस आपको लेके आए हैं। तो और आपको ये बता दें कि ये यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। सारे जो यहाँ पे बैच चल रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही हैं, वो चाहे लेखपाल भर्ती की हो अथवा बीएड की हो अथवा अन्य कोई परीक्षाएं हैं, एमटीएस जो होने जा रहा है, रेलवे होने जा रही, सभी सूचनाएं अथवा यहाँ से क्लासें आपको मिलती रहेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएंगे। ठीक, चूँकि सब्सक्राइब करना केवल बस ऐसे कर देना है और कुछ करना नहीं। उसके बाद सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलना चालू हो जाएंगी, मुफ्त राशन। ठीक, तो आप लोग जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट देखें कि प्रश्न कहाँ से और कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्णमाला एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि खास करके लेखपाल अथवा बीएड, क्योंकि अभी आगामी 6 जुलाई को आपका बीएड एंट्रेंस होने जा रहा है। तो वर्णमाला से प्रश्न कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखते हैं। वर्णमाला में आपका पूछ लेता है स्थान कौन सा है, जैसे जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनके स्थानों को पूछ लेता है। हाँ, जैसे आ का उच्चारण स्थान, प्रश्न पूछ सकता है कि आ का उच्चारण स्थान इसमें से कौन है, इसमें से कौन है। ये आपका प्रश्न हो जाएगा हिंदी का। उसमें ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन रख देगा, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। इस तरह आपको ऑप्शन रहेंगे। बीएड एंट्रेंस, खास करके बीएड अथवा लेखपाल भर्ती में ऐसे प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न आप ये जान लीजिए, एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग के अलावा 2 नंबर और आपका चला जाएगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन जो आएंगे ये 100 नंबर के रहेंगे हिंदी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखें, ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो इसका वैसे जो संस्कृत वाले हैं, हिंदी वाले, वो पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आकुह विसर्जनीय नाम कंठ एक संस्कृत सूत्र है।
तो इसका क्या होगा, आ का उच्चारण आ का खा। ये चूँकि ये कंठ जो हमारा है यहाँ आ का, अगर आप ऐसे हाथ रखें आ का खा तो निकल रहा है हमारा। ये जो आंसर होगा ये कंठ। अगर हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तुरंत देखेंगे आप 1 सेकंड में मार के क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे, नहीं है तो उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। हाँ, सरल प्रश्न, चूँकि ये सरल है, आप पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन सरल प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करें। रही बात हिंदी की बात आती है, वर्णमाला से प्रश्न, वर्णमाला से पहले अगर हम देखते हैं तो एक प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न और भी बनते हैं कि चूँकि हिंदी, अगर ये प्रश्न हिंदी की बात आती है तो उसमें हिंदी में अगर हिंदी देखा जाए तो हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा कहें अथवा कहें राजभाषा, सभी जगह हमारे जो है ये प्रयोग होती है। तो इसको एक प्रश्न इसमें ऐसा भी बनता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को रखा गया। किस में हिंदी मिलती है, किस अनुच्छेद में? तो उसका आंसर होता है 343। कभी कभी इसमें प्रश्न ऐसा बन जाता है कि 343 का खा गा घा, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो आपको जो पहला होगा 343 का, इसको ही करना है, ठीक। ऐसे प्रश्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो हिंदी को स्थान मिला है, तो 343 का। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है आपका, आगे देखें, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आ सकता है आपके बीएड के लिए खास करके, या आपके लेखपाल भर्ती के लिए। तो ऐसे प्रश्न को, सरल प्रश्न हैं, आपके नज़रों से कई बार ऐसे प्रश्न गुजरे हैं, कई बार आपने देखा होगा, कई कंपटीशन में आपने जो परीक्षाएं दिए होंगे उसमें देखे होंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 सितंबर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन मान लीजिए दे देगा, पहला है 10 जनवरी, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा है 14 सितंबर, चौथा है इसमें से कोई नहीं, ठीक। तब हमें बिल्कुल नहीं कहीं भटकना है, सिर्फ 14 सितंबर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसी हिंदी दिवस से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, क्योंकि हमारा हिंदी दिवस जो मनाया जाता है भारत का हिंदी दिवस है, राष्ट्र हिंदी जो हमारे, लेकिन अगर यहाँ जो है प्रश्न बन जाए विश्व हिंदी दिवस, अगर यहाँ विश्व शब्द आ जाए तो प्रश्न बदल गया, तब प्रश्न दूसरा हो गया, तब ये 14 सितंबर नहीं होगा, क्योंकि हिंदी दिवस जो हमारे भारत में मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न यहाँ पे ए आता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका 10 जनवरी आंसर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे विशेष फोकस करें। विशेष है परीक्षा, चूँकि 1 दिन बाद है, 2 दिन बाद आपकी परीक्षा होने जा रही, तो आप लोग अब प्रैक्टिस ही करें। अब किताबों को ज़्यादा ना पढ़ के प्रैक्टिस सेटों को ज़्यादा सॉल्व करें, उसको देखें, प्रश्न जो भी बने हैं प्रैक्टिस सेट को उस पर फोकस करें। जो सरल प्रश्न है एक बार और देखते जाएं आप लोग, ठीक। तो ये जो हिंदी दिवस की बात हो रही थी किस अनुच्छेद में है, तो ये सारे प्रश्न से एक प्रश्न आ भी सकता है, इसमें आता भी है सदैव किसी भी परीक्षा में, चाहे लेखपाल हो अथवा आपका बीएड की परीक्षा में आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ज़रूर इसको वो करें। आगे हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं
देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा हिंदी 343 भाग का के अंतर्गत अनुच्छेद में, उसके बाद हमने ये देखा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में था। अब यहाँ भाग की बात आती है, किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया। अब इसमें भाग देखना है तो हमारा एक कौन सा भाग है, एक भाग 17, भाग 8, भाग 9, इसमें भाग 17 होगा। ये प्रश्न जो कराया जा रहा है आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखें और अपने मित्रों तक भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी अगर ऐसा लगे तो उनको भी लाभ मिल जाए। हाँ, आप भी, क्योंकि कहते नहीं कर भला तो हो, आपका भी भला हो जाए और उनका भी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूर, क्योंकि विद्याधन ऐसा है कि जो देने से क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका अगर आप इसको शेयर कर देंगे 2 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, निश्चित बढ़ेगा, ये जान लीजिए। तो भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया, तो भाग 17। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न हिंदी में जो बनते हैं। अभी हमने जैसे दिवस के बारे में बताया कि ये 4-5 प्रश्न जो बन रहे हैं, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें कि अनुच्छेद 343 हो गया। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस हमने बताया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ये भी बता दिया, हिंदी दिवस 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने बताया 10 जनवरी। और हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको जो है राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा से इसको मान्यता मिली। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आप ज़रूर देख कर जाएँ, हाँ, ज़रूर पढ़ के जाएँ। और जो है हमने बताया कि वर्णमाला से भी आपके प्रश्न आएंगे, वर्णमाला को ज़रूर आप लोग पढ़ें। बोली से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। वर्णमाला में जैसे पूछ लेता है कभी कभी ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, उसमें जैसे छत, तरंग, ज्ञा, हाँ, त्रा, तो री, तो इसमें पूछ लेगा कि इसमें ये बताइए आपकी संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है। अगर संयुक्त व्यंजन की बात आती है, संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, देखिए आप लोग जो है प्रश्न को ज़रूर पूरा पढ़िएगा। अगर ऑप्शन देगा छत, दूसरा तरंग, तीसरा री, चौथा दे देगा ज्ञा। अब इसमें एक कह देगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मीन्स होता है इसमें कोई और व्यंजन जुड़ा है। क्योंकि स्वर व्यंजन हमने पढ़ा, तो उसमें ये पूछ सकता है कि संयुक्त व्यंजन कौन इसमें से नहीं है। ये शब्द हम अगर ऐसे पढ़ लें कि संयुक्त व्यंजन है, अगर ऐसे पढ़ के छत्र मार के चले जाएं या तरंग, लेकिन नहीं, आपको नहीं शब्द को यहाँ हमें बताना, चूँकि इसको आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बताने का केवल मतलब यही है हमको कि यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना। नहीं शब्द पूछा, हाँ या नहीं में हम लोग गलती कर देते हैं, सोचते हैं बहुत सरल प्रश्न है और देखें संयुक्त व्यंजन है, छत्र मार के चल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे तब आंसर देंगे, तब मज़ा आएगा। नहीं तो जो है सही प्रश्न, सरल प्रश्न गलत हो जाएंगे। जब मेरिट आती है तो हम लोग सोचते हैं अरे इतना कम नंबर कैसे, क्यों आया? क्योंकि हमने हाँ नहीं पढ़ा, प्रश्नों को सही से पढ़ा ही नहीं, हमें आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो क्या है कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, तो ये हमारा री नहीं है। तो छत, तरंग, ज्ञा, ये सभी जो है हमारे वर्णमालाओं में संयुक्त व्यंजन है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हम ज़रूर एक बार देख कर जाएं, एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक, आगे अब देखते हैं। हाँ, तो हिंदी की बोलियों से एक प्रश्न बन सकता है आपका, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। जैसे पूछ सकता है पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी अथवा पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में हम देखेंगे ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी में क्या है? ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। कन्नौजी, बुंदेली। तो इस तरह जो है भाषा से भी हमारा, बोलियों से भी हमारे प्रश्न। अवधी, जो हमारी पूर्वी हिंदी में अवधी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है पूर्वी हिंदी में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि पूर्वी हिंदी में निम्नलिखित में कौन नहीं है। नहीं शब्द का इस्तेमाल कर देगा, तब कैसे हमें लगाना है। अगर पूर्वी हिंदी कौन है ऐसा पूछ सकता है तो कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। तो हमारी पूर्वी हिंदी बघेली छत्तीसगढ़ी, हिंदी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक। इसमें पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी निम्नलिखित में से कौन है। तो पश्चिमी हिंदी निम्नलिखित में से कौन है? 3 ऑप्शन ए हमारा दे देगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसमें से एक ब्रज भाषा दे, तो उसमें चुनना रहेगा। तो हम अगर जानते रहेंगे कि पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा है, तब हम इन तीनों ऑप्शनों को छोड़ के ब्रज भाषा लगाएं। अगर पूछ लेगा कि पूर्वी हिंदी निम्नलिखित में से कौन है, उसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी दे देगा, तो अवधी हमारी पूर्वी हिंदी है, ठीक। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि हिंदी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, बोलियों से संबंधित हैं। उसके बाद वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसको हमें एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। और अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ रचनाएं भी, कुछ लेखकों के बारे में पूछ सकता है, कुछ रचनाएं भी पूछ सकता है कि किसकी रचना कौन सी है। तो हम लोग लेखक अथवा रचनाएं, लेखक अथवा रचनाओं पर थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि इससे भी आपके जो है प्रश्न बनेंगे। तो हर एक टॉपिक को हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आगे, हाँ, रचनाएं में जैसे हमारा पूछ सकता है कि पत्रिका भी पूछ सकता है। जैसे सबसे बहुत दिनों से हम लोग हाई स्कूल इंटर से देखते चले आ रहे हैं, जैसे सरस्वती, जो सरस्वती पत्रिका है, जैसे पूछ सकता है सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका जो थी हमारी, इसके क्या थे? संपादक थे। इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे? संपादक। अगर ऐसा प्रथम समाचार पत्र पूछ सकता है कभी, उदंत मार्तंड, तो हमारा पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड, ये था उदंत मार्तंड। ये जो पहला हमारा समाचार था ये था। लेकिन अगर पूछ लेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद अब देखते हैं रचनाओं में जैसे पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? नाट्यशास्त्र एक नाटक है। इसके जो लेखक हैं हमारे भरत मुनि। तो इसमें जैसे रामचरितमानस बहुत ही फेमस है, सब लोग पढ़ते हैं। रामचरितमानस, इसके लेखक कौन है? रामचरितमानस
इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास ने इसको किस भाषा में लिखा है? ये भी प्रश्न, अभी हम लोगों ने बोली भाषा जो पढ़ रहे थे, रामचरितमानस किस में लिखा गया है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी में। किस में लिखा गया है? अवधी में। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है एक किस में है? तो अवधी में है। ठीक, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। और भी जैसे धर्मयुग धर्मवीर भारती, और इसी तरह रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। तो ऐसे जो है रचनाओं से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। एक दो प्रश्न आपके, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो अथवा बीएड परीक्षा हो, तो दोनों में एक या दो प्रश्न आपके बीएड के जो स्टूडेंट हैं इसको ज़रूर एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। रामचरितमानस ही नहीं है, उनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता वाली, दोहा वाली बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसे गीता वाली, कभी कभी गीता वाली पूछ लेता है इसमें। उसके बाद जानकी मंगल है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। केशवदास की जैसे रामचंद्रिका, केशवदास की क्या है? रामचंद्रिका। केशवदास, इनकी क्या है? रामचंद्रिका केशवदास। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। सभी जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जैसे निराला की, तुलसीदास, एक निराला जी ने लिखा है तुलसीदास। एक किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। तुलसीदास। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कामायनी, ये पूछ सकता है। कामायनी ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और राम की शक्ति पूजा निराला की है। और एक प्रश्न और आता है पल्लव सुमित्रानंद पंत की। एक बार आप लोग इस वीडियो को एक दो बार जो है रिप्ले करके देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत। उसके बाद अर्धनारीश्वर दिनकर की है। सीपी और शंख दिनकर की है। और 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का एक बहुत ही अच्छा अंधा युग उपन्यास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर देख लें। अंधा युग धर्मवीर भारती। तो रचनाओं से, लेखकों के परिचय से एक या दो प्रश्न आपके आना है, तो इसको पढ़ लें। अब जो है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, कलम का सिपाही अमृत राय, आषाढ़ का एक दिन राकेश मोहन। तो इस तरह रचनाएं जो हैं, एक दो प्रश्न जो आएंगे, आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देख लें। अब आगे हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे विलोम शब्द क्या है, विलोम पे चर्चा करते हैं। विलोम पर्यायवाची, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। धीमा कर, ओके दे। तो हम लोग देख रहे थे कि विलोम, देखिए बहुत ही सरल है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है कि उल्टा। जैसे आगे कोई कह रहा हम आगे जाएंगे, अगला आदमी कह रहे हैं पीछे जाएंगे। जिसे तो वही है आगे का पीछे, मीन्स जो उसी के विपरीत देखा जाए, इसको विलोम को विपरीत आर्थक भी कह सकते हैं। तो अग्र का क्या होगा? पश्च। अग्र का क्या है? पश्च मीन्स पीछे। पश्च एक प्रकार संस्कृत शब्द है। अग्र माने आगे होगा। अनुराग मीन्स विराग, मतलब वैराग्य धारण करना। जैसे साधु संत क्या है? वैराग। लेकिन स्नेह, प्रेम, जो गृहस्थ के लोग होते हैं वो प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं अपने बच्चों से, पत्नी से, माता पिता। लेकिन जो वैराग्य कौन? साधु संत क्या है? वैरागी हो जाते हैं, विराग धारण। तो वही उल्टा हो गया, एक प्रेमी एक वैरागी। ठीक। दूसरा है ऋजु। तो ऋजु का क्या होगा? ऋजु का वक्र होगा।
ठीक है। ऋजु का वक्र, जंगम का स्थावर, लघु का दीर्घ, मीन्स लघु, दीर्घ मीन्स बड़ा भारी, लघु का, वैसे यहाँ पे गुरु भी हो सकता है। लघु का ऑप्शन अगर गुरु है तो आप गुरु भी लगा सकते हैं। हाँ, गुरु मीन्स भारी होता है, दीर्घ मीन्स भारी होता है, ये दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये विलोम शब्द है। आप इसको बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सरल शब्द गलत ना हो, विलोम गलत ना हो, पर्यायवाची गलत ना हो, तत्सम तद्भव। पर्यायवाची के लिए आप टारगेट विद RCT एजुकेशन चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पर्यायवाची आपको बहुत सारे क्लास पढ़ाई गए हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। और जो है तत्सम तद्भव, अब आगे हम देखते हैं तत्सम तद्भव मीन्स तत्सम, उसी समान, अर्थात जो पहले हमारी संस्कृत की भाषा देववाणी थी, जिसे प्राचीन भाषा देववाणी हम लोग कहते हैं संस्कृत, टू सेम संस्कृत में जो था वो जो हमारा है तत्सम हो गए। बस इतना ध्यान रखिए, मीन्स जो देववाणी हमारी थी संस्कृत जैसे कि तैसे थी उसी तरह अगर रह गई, उसी तरह तत्सम, तत्सम उसी के समान, हाँ उसी के समान। और तद्भव मीन्स संस्कृत से निकल गया, हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, समाज में जो प्रयोग कर रहे हैं, घरों में प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तद्भव हो जाता है। तो जैसे अग्नि, अग्नि शब्द का हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं आग लग गई, हाँ, तो हम लोग ये नहीं कहते अग्नि लगी है, कहते नहीं आग लग गई। ठीक, वैसे कदली, अब गृहस्थ जीवन में, वैसे सामाजिक जीवन में हम लोग ये नहीं कहते कदली खाओगे, कदली कोई नहीं, कहते हैं केला। ठीक, उसी तरह रज्जु, रज्जु का प्रयोग, रज्जु संस्कृत में हमारे रज्जु मिलता है, संस्कृत चूँकि देववाणी है, देवभाषा है, तो उसमें कठिन एक प्रकार से भाषा है, तो रज्जु है। रज्जु का रस्सी मिलता है तद्भव, स्नेह का नेह मिलता है, क्षीर का खीर। तो इस तरह तद्भव और तत्सम जो आप पढ़ेंगे, इतना आप जान लें, बस इतना यही नोट कर लें। तत्सम मीन्स संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द है, और एक प्रकार से कठिन है होता है थोड़ा सा। और तद्भव जो है हिंदी में जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बोलचाल में। ठीक, इतना याद रखेंगे तो तद्भव तत्सम के दो तीन प्रश्न आपके B.Ed एंट्रेंस में आने वाले हैं वो गलत नहीं होंगे, अथवा लेखपाल भर्ती में जो भी आएंगे वो गलत नहीं होगा। जैसे छिद्र का क्या होगा, छेद, ज्योति का ज्योत। ठीक, तिक्त, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तिक्त का ये प्रश्न आप लोग देख लें। तिक्त, ये सब प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे लोअर हो। तिक्त का तीता, तीता कहीं कहीं तीखा भी मिलता है, अगर ऐसे ऑप्शन रहें तो दोनों में एक आपको लगा देना। तो ये प्रश्न कई बार आपके PCS में भी पूछा गया प्रश्न है, आपके लोअर PCS में भी पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान दें। और आगे जैसे गर्दभ है, गर्दभ क्या है, तत्सम है। गर्दभ को गधा, गधा को गर्दभ कहा जाता है। ठीक, तो बाकी संधि को हमने बता दिया, संधि आप जाके ऐप में पढ़ सकते हैं, टारगेट विद RCT एजुकेशन चैनल पे डाला गया है, सारी पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे। विलोम हमने बता दिया। तो इस तरह जो है बहुत सारे प्रश्नों को हमने, अनेकार्थी का, एक आर्थिक अनेकार्थी शब्द, ये भी आपके प्रश्न बनेंगे। और उसके बाद जो है एक वाक्य, ऐसा अनेक शब्दों का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्प, हाँ, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ है, हाँ, जो कुछ भी नहीं जानता अज्ञ, जो कुछ भी न जाने अज्ञ। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग ज़रूर पढ़ें। B.Ed में चूँकि 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे, हिंदी से 50 प्रश्न जो आएंगे, आप अगर हिंदी के ही अच्छे कर ले जाएंगे, अच्छे से रीजनिंग के अच्छे से कर ले जाएंगे, चूँकि GK GS जो आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य ज्ञान के प्रश्न सबके लिए कठिन बनेंगे, हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए, सबके लिए सरल। तो हिंदी रीजनिंग आपके गलत नहीं होने चाहिए, तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो हमने बताया कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। एक दो प्रश्न, जैसे जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्त, हाँ, आशा सचिक, आशा अतीत। तो जैसे आतंक फैलाने वाले को, चूँकि आतंक बहुत आजकल फैल रहा है, तो आतंकवादी। ठीक, तो ऐसे सब। आशु कवि, जो तुरंत कविता कर ले उसे आशु कवि कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को ज़रूर बार बार आप रिवीजन करें, चूँकि परीक्षा नज़दीक, बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर, क्योंकि सभी की परीक्षाएं अच्छी होंगी, क्योंकि B.Ed बहुत
सरल प्रश्न आते हैं बीएड में, आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, सब लोग का अच्छा से होगा, अच्छे से पास हो जाएंगे। जैसे जो नासवान होता है नश्वर, उसे क्या कहते हैं? नासवान जो है नश्वर। एक शब्द आता है मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्ष। क्या होता है? मुमुक्ष। तो इस तरह जो है जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर। लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। तो और मधुर बोलने वाला, मधुर भाषी, ठीक। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ज़रूर आप लोग देख के जाएं, सरल प्रश्नों को ज़रूर। और एक बहुत ही छोटा सा एक और, बस 2 प्रश्न, 2 मिनट और लेंगे। तो वर्तनी से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे आपके, बीएड इंट्रेंस हो अथवा लेखपाल में हो, 2 प्रश्न जरूर आएंगे। अशुद्ध शुद्ध, वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध आता है। जैसे अग्नि, देखने में एक तरह लगेंगे लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर रहेगा। इसको ज़रूर आप देख के 1-2 बार देख के नहीं, लिख कर जाइएगा। लिखेंगे नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऐसे ऑप्शन चारों रहेंगे, लगता है एक सही है कि ये सही है। तो इसलिए ज़रूर लिख के प्रैक्टिस करके आपको जाना है। तो शुद्ध अशुद्ध तभी आप शुद्ध करके आएंगे, नहीं तो शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। तो अग्नि का अग्नि, रचयिता, देखिए रचयिता एकदम सही लग रहा है लेकिन सही ए है, ये क्या है? ये शुद्ध है। निरोग होना चाहिए, ठीक। श्रृंगार, देखने में सूक्ष्म अंतर है, केवल यहाँ पर ऐसे लगा है बस आर्क, तो ये शुद्ध ए है। तो ये शुद्ध अशुद्ध के जो प्रश्न हैं इसको आप लोग बिल्कुल कनिष्ठ, जैसे अशुद्ध है कनिष्ठ, शुद्ध क्या है? कनिष्ठ। आशीर्वाद लिखा जाता है लेकिन आशीर्वाद, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग 1-2 बार देख के जाएं, अच्छा करके आएँ। सब लोग अच्छी से प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस सेट को 1 बार 2 बार इसको आप लोग वीडियो 1-2 बार चला के देख लेंगे तो सारे प्रश्न आप, हम चूँकि यहाँ से बोल दे रहे हैं तो इसी तरह आप सुन लेंगे, तब भी आपको परीक्षा में याद आ जाएगा। हाँ, और टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर बहुत सारे प्रश्न हिंदी रीजनिंग के पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पर जाके देख लें। मुहावरे भी आते हैं, जैसे अंगूठा दिखाना, किसी को अंगूठा दिखाना मीन्स मना कर देना, ठीक है ना। अंगारे बरसना अर्थात तीव्र, ईद का चांद होना, ये बहुत दिन से ईद का चांद हो रहा है, हम लोग बहुत दिन से ईद का चांद पढ़ रहे हैं तो बहुत कम दिखाई देना, ठीक है ना। तो आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत आना, आग में घी डालना अर्थात क्रोध को भड़का देना, ऊँट के मुँह में जीरा, ये भी जीरा भी बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, ऊँट के मुँह में जीरा अर्थात जो है अधिक खुराक खाने वालों को कम देना। तो ऐसे प्रश्नों को, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना, शांत होना, तो ऐसे कान काटना, चतुर होना, हाँ, काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो ही देख लेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अच्छे अच्छे प्रश्न को हम आपको यहाँ बता रहे हैं, आप लोग ज़रूर इसको देख लें। जान पर खेलना, प्राणों की बाजी लगाना, अंधों में काना राजा, अज्ञानियों अल्पज्ञ की मानता, ये जो लोकोक्तियाँ हैं, तो लोकोक्तियाँ से भी प्रश्न आएंगे, मुहावरे से प्रश्न आएंगे। तो अंगूर खट्टे हैं अर्थात जब वस्तु ना मिल पाती है तो व्यक्ति कहता है अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे जो है ढोल की पोल होना, खोखला होना, तो इस तरह जो है घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगर समय मिलता है तो आपको एक वीडियो रस छंद अलंकार के लिए हम लेके आएंगे। आज बस इतना है। अगर ये जो है क्लास जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इस वीडियो को देखें, रिप्ले करके देखें। और ये सूचना, ये जो सारी चीज़ें प्रश्न है, ये जो जितने प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, आप लोग अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें। ये सब्सक्राइब करें और मित्रों तक भी शेयर कर दें, उनको भी लाभ मिल जाए, आपको भी लाभ मिल जाए, आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, उनको भी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें। बस अगली क्लास में हम मिलते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।